हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 5 AKTU के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर क्रम से सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रयास किया गया है कि लगभग सारे टॉपिक कवर हों इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर ये 15 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 15 क्वेश्चन जो AKTU में कभी ना कभी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हर यूनिट वाइज देखेंगे। तो यूनिट 5 अभी चल रहा है ना। यूनिट 5 के ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन 3 है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। आपको पता है 3 थ्योरम है इसमें, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तीनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तीन में से एक क्वेश्चन तो पक्का है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना। तो तीनों में से किसी भी थ्योरम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन 15 क्वेश्चंस में हम लोग तीनों थ्योरम कवर किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर दिया है टेकन राउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b, है ना। एक कोई सरफेस है जो सरफेस बाउंड हो रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b से बाउंड हो रहा है। ठीक है, वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम। तो पहले हम लोग देखें कि स्टोक्स थ्योरम होती क्या है। स्टोक्स थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। एन कैप क्या होता है? जो सरफेस जिसकी बाउंड्री सी है, जो सरफेस इनक्लोज हुआ है, उस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो एन कैप कहलाएगा। ठीक है, और एफ वेक्टर दिया ही है, उसका हम लोग कर्ल निकाल लेंगे। ठीक है, वेयर ओपन सरफेस एस, ये जो एस दिया है, ओपन सरफेस एस किससे बाउंड हो रहा है? बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व सी। तो यहाँ पर देखिए सरफेस किससे बाउंड हो रहा है? ये सरफेस क्या है? एक रेक्टेंगल है और बाउंड हो रहा है x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b। फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और y इक्वल टू 0 की लाइन ये हो गई, y इक्वल टू b की लाइन ये हो गई, x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस ए। तो इन चारों से एक रीजन बाउंड हो गया। ये इन चारों से एक ये रीजन बाउंड हो गया, है ना। इन चारों से एक रीजन बाउंड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी जो बाउंड्री है, यहाँ जो बाउंड्री है वो सी दे रखे हैं। तो सी यहाँ पर देखिए 4 पार्ट में ब्रेक है, क्योंकि चारों की इक्वेशन अलग अलग है। ये क्लोज्ड बाउंड्री है, जो रीजन आर है, जो रीजन एस है, ये रीजन एस है, बाउंड कर रहा है किससे? ये पूरा रीजन एस है, बाउंड कर रहा है C1, C2, C3, C4। इन टोटल बाउंड, इसकी टोटल जो बाउंड्री है उसको हम लोग सी बोलेंगे, है ना। तो सी जितने पार्ट में ब्रेक होना होगा, जितनी इक्वेशंस अलग अलग होंगी, उतने पार्ट में आपका सी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ज़रूरत पड़ेगी कर्ल एफ वेक्टर की और एन कैप की। तो एन कैप तो जाहिर है ये एक्स वाई प्लेन पर है ना। ये जो यस है वो एक्स वाई प्लेन पर है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगी, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो एन कैप की वैल्यू के कैप हो जाएगी। यहाँ एन कैप क्या होता है? एन कैप इज़ द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर, बाहर की तरफ। तो चूँकि ये प्लेन है तो इसमें बाहर की तरफ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो हम लोग पॉजिटिव साइड में लेंगे इसको, एन कैप की वैल्यू। ठीक है, तो एन कैप इज इक्वल टू हो गया आपका, एन कैप की वैल्यू के कैप हो गई, और हमें ज़रूरत पड़ेगी कर्ल एफ वेक्टर की। तो एफ वेक्टर दे रखे हैं, इसका कर्ल निकाल लो। कर्ल एफ वेक्टर कैसे निकालते हैं? 2 लाइन हमारी फिक्स होती हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और तीसरी लाइन में, तीसरी रो में इनके कोफिशिएंट आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2xy, और प्लस 0 इंटू के कैप लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू के कैप। तो ये आपका 0 हो गया।
तो इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लो, तो आई कैप इंटू इसका वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, फिर इसका जेड के रिस्पेक्ट में भी 0 हो गया, 0 माइनस जे कैप इंटू ये तो 0 आ जाएगा, इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये भी 0 हो गया, प्लस के कैप इंटू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -2i और इसका वाई के रिस्पेक्ट में ये भी -2i, सो -2i मिलके -4y के कैप हो गया। तो कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू हो गई -4y के कैप, और एन कैप की वैल्यू के कैप हाई है। ds की वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन या उसके पैरेलल, तो ds की वैल्यू होती है dx dy, है ना। dx की वैल्यू इस पे अगर स्मॉल एलिमेंट इस पर अगर एक स्ट्रिप खींचे और स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें तो ये आपका ds होगा। ds मतलब x एक्सिस के लॉन्ग थिकनेस उसकी dx हो गई, y एक्सिस के लॉन्ग थिकनेस dy। तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसका एरिया ds हो गया, और ये ds की वैल्यू हो जाएगी dx इंटू डी वाई। तो एक्स वाई प्लेन या उसके पैरेलल प्लेन पर हैं तो ds की वैल्यू होती है dx इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन कैप हो गया, और आर वेक्टर हमेशा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, चूँकि यहाँ जेड 0 है तो वो वाला +0 इंटू के कैप लिखें या ना लिखें, तो आर वेक्टर हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखिए स्टोक्स थ्योरम क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू दिस। तो ये सब वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अब हमको एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर चाहिए। एफ वेक्टर दिया है, डी आर वेक्टर कहाँ से निकलेगा, आर वेक्टर की वैल्यू है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप ले सकते हैं। जब एफ वेक्टर से डॉट कराएंगे तो चूंकि के कैप का कोफिशिएंट 0 है तो वो आपका 0 आ जाएगा। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, ये डी आर वेक्टर हो गया, इसको एफ वेक्टर से डॉट करा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस -2xy इंटू डी वाई हो गया, -2xy इंटू डी वाई। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, देखिए जब वेरीफाई की बात आएगी तो हम लाइन इंटीग्रल से भी वैल्यू निकालेंगे और इस सरफेस इंटीग्रल से भी वैल्यू निकालेंगे, डबल इंटीग्रल से भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ जानी चाहिए, तो स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं पहले वैल्यू, तो इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू ये है, और सी कितने पार्ट में ब्रेक है, 4 पार्ट में ब्रेक है, C1 C2 है ना, C3 C4 है ना। तो ये हो जाएगा आपका C1 एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू ये हो गई, प्लस C2 इंटीग्रल ओवर C2 एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस इंटीग्रल ओवर C3 एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस इंटीग्रल ओवर C4 एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इवेल्युएट करना है, तो चलिए C1 बाउंड्री के लिए आ जाते हैं। C1 के लिए तो C1 बाउंड्री हम लोगों ने इसको माना है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू भी 0 हो गया। इसका मतलब dy इक्वल टू 0 आ गया C1 के लिए, dy 0 मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, और y इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेंड हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका dx हो गया। अब लिमिट देखनी है, x की लिमिट देखनी है, ठीक है। तो एरो को ध्यान रखिएगा, जो एरो लगाते हैं, एरो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगा लेंगे अपने आप, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये उसकी लोअर लिमिट होगी, ठीक है, टेल की तरफ, और ये उसकी अपर लिमिट होगी, ठीक है, एरो के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू -a और यहाँ पर x की वैल्यू a, तो x की लिमिट हो गई -a to a, पहला हो गया। दूसरा C2 के लिए आ जाइए, C2 आपका ये है, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a, तो dx इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि dx इक्वल टू C2 के लिए dx तो 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, और x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू a, तो -2ay dy है ना, क्या हो गया, -2ay dy। अब y की लिमिट चाहिए, देखिए ये एरो लगा है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 और यहाँ पर y की वैल्यू a है ना, y चेंज हो रहा है इसमें, तो y की लिमिट हो गई 0 to b, सॉरी 0 to b, y की लिमिट हो गई 0 to b, y की लिमिट हो गई 0 to b। अब C3 के लिए आ जाइए, इसके लिए C3 कर्व क्या है, ये इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू b, तो dy इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ आपका ये पूरा 0 हो गया, dy 0 का मतलब ये 0 हो गया, और y इज इक्वल टू b है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमको लिमिट देखना है, किसकी, x की लिमिट देखना है,
तो एरो पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर है उसकी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू a और यहाँ पर एक्स की वैल्यू -a। तो लोअर लिमिट हो गई एक्स इक्वल टू a, अपर लिमिट हो गई -a। तो एक्स की लिमिट आ गई a टू -a एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अब C4 के लिए आ जाइए। C4 की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -a तो dx इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0। तो देख लीजिए x इक्वल टू -a x और dx इक्वल टू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। x इक्वल टू -a तो ये आपका क्या हो जाएगा 2ay dy। क्या हो गया 2ay dy, है ना। x इक्वल टू -a रखते ही माइनस प्लस हो जाएगा 2ay dy। अब लिमिट रखना है, किसकी लिमिट, y की लिमिट। तो यहाँ पर y की वैल्यू b, यहाँ पर y की वैल्यू 0। तो लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट b, अपर लिमिट 0। लिमिट हो गई आपकी b टू 0। ठीक है, बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ लिमिट -a टू a, फिर -2a कांस्टेंट, y का हो गया y² लिमिट 0 टू b, और प्लस x³ प्लस b² इंटू x a टू -a और 2a इंटू y² b टू 0। लिमिट रख लो, अपर लिमिट रखा तो a³ प्लस a³ और x की जगह आप रखेंगे -a, है ना। x की जगह -a लोअर लिमिट में रखेंगे, तो एक लोअर लिमिट का माइनस, एक यहाँ -a का होल क्यूब भी माइनस आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का a³ माइनस 2 से 2 कैंसिल, a आया -a और ये हो जाएगा b² -0, तो b² आ गया। इसका देखिए माइनस का a³ माइनस एक्स की जगह -a रखो तो -ab² फिर a रख लो, माइनस का a³ -ab² प्लस इसमें रख लीजिए अपर लिमिट से 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, a आ गया, अपर लिमिट से 0, लोअर लिमिट से माइनस का b²। तो देखिए a³ 2 बार प्लस का, इधर 2 बार माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का ab² माइनस का ab² माइनस का ab² 4 बार हो गया, तो -4ab²। किसकी वैल्यू हो गई, इंटीग्रल ओवर c f वेक्टर डॉट dr वेक्टर की वैल्यू हो गई -4ab²। तो स्टोक्स थ्योरम का ये वाला पार्ट हम लोगों ने लेफ्ट साइड निकाल लिया, कितना आया -4ab²। अब चलिए राइट साइड निकालते हैं। तो राइट साइड में ds की जगह क्या रखोगे, dx dy, n कैप और कर्ल निकाल ही चुके हैं, तो देखिए क्या आएगा, कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस की वैल्यू, लिमिट रख लो। लिमिट के लिए देखिए, लिमिट के लिए अब रीजन में कहीं पर भी एक स्ट्रिप खींच लिया, एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा, पर इस स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वाई की लिमिट आएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 टू b, वाई की लिमिट हो गई 0 टू b। अब पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स की लिमिट हो जाएगी, हमेशा लिमिट माइनस से प्लस की तरफ चलती है, तो लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू -a टू x इक्वल टू a। तो x की लिमिट हो गई -a टू a, y की लिमिट हो गई 0 टू b। अब कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी, -4y k कैप, और n कैप की वैल्यू क्या थी, k कैप, और ds की वैल्यू dx dy, क्योंकि xy प्लेन पर है तो xy प्लेन पर ds की वैल्यू हो जाती है dx dy। ठीक है, अब चलिए इसको हल करिए। तो k कैप डॉट k कैप 1 हो जाएगा, तो माइनस का 4y dx dy आ गया, है ना, -4। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में, तो -4y का हो जाएगा y² लिमिट 0 टू b इंटू डी एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 2b² हो जाएगा, -2b², और फिर dx बचा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गई -a टू a, -2b², ये हो जाएगा a माइनस a, मतलब 2a आ गया, तो 2a और -2b² मिलके -4ab², तो ये वैल्यू भी देखिए सेम आ गई, है ना, इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, इसका मतलब स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई। इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू -4ab², हेंस स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड, है ना, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, हेंस स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड, है ना। देखो इस क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर
डॉट डी आर वेक्टर एफ वेक्टर ये दे रखे हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, तो फिर हम इससे निकालेंगे, तभी स्टोक्स थ्योरम यूज होगी। अगर लाइन से निकाल दिया, इस तरीके से निकाल देंगे लाइन से, तो फिर स्टोक्स थ्योरम कहाँ यूज हुई, फिर तो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया ना लाइन इंटीग्रल से। तो इसकी वैल्यू पूछेंगे तो हम डबल इंटीग्रल से निकालेंगे, ठीक है। अगर पूछते हैं इवेलुएट तो, है ना, इवेलुएट बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, तो हम लोग इसकी वैल्यू पूछेंगे तो इससे निकालेंगे। लेकिन अगर वेरीफाई के लिए कहते हैं तो दोनों साइड से निकालना होगा, ये वैल्यू भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, दोनों की सेम वैल्यू आ जाएगी, देन स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड, है ना। इस तरीके स्टोक्स थ्योरम की प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। कई क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AKTU में पूछे गए हैं, ठीक है, वो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। उम्मीद है इन 15 में से, देखिए आपको 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चंस करने होंगे इस यूनिट से, ठीक है। तो 15 में से देखिए हो सकता है कि तीनों मिल जाए, एक मिल जाए, दो मिल जाए, एक तो कम से कम ज़रूर मिलेगा आपको इन 15 क्वेश्चन से एज इट इज़, है ना। 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है ना, सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया तो इससे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चन आ भी जाएंगे, तो आपको फार्मूला सब पता है, क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो कम से कम इन 15 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।